हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट जो है उसका एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे हमने 1.1 में क्या पढ़ा था, तो हमने 1.1 में नंबर सिस्टम्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसको रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में बांटा था, यानी दो टाइप्स में उसको हमने बांटा था और रेशनल के बारे में अच्छे से पढ़ाई की थी। लेकिन 1.2 जो है वो पूरे इरेशनल नंबर के से रिलेटेड है, तो हम आज इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या क्या बोलेंगे? वो नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है। हमने इस बात को पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है, यानी कि वो ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही क्या रिक्यूर करता है, यानी वो रिपीट भी नहीं करता है। जैसे हम एक कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 2.561230129 एंड सो ऑन। हमने इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया और इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कोई भी जो डिजिट है वो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या कर रहा है? वो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हमने तो ये पता कर लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है, लेकिन कुछ और तरीका है जिससे हम ये पता करेंगे कि इरेशनल नंबर्स और भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिखा √2। हमने क्या लिखा? √2 लिखा। क्यों? क्योंकि जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग ही आएगा। ठीक है, और ये इसलिए कौन सा नंबर होगा? दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक, और एक और लेते हैं, जैसे सपोज मान लिया हमने क्या किया? √3 को ले लिया, तो जब √3 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो √3 का भी डेसिमल एक्सपेंशन वही होगा। हमने क्या किया, एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक बार √4 ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? √4 ले रहे हैं। तो क्या √4 को हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा दैट इज 2। तो ये 2 जो है क्या है? वो 2 जो होगा दैट इज रेशनल नंबर। इसलिए क्या बोलेंगे कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया √15। तो √15 को जो क्या कर सकते हैं हम, जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे तो जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होगा। सो √15 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लिया कि हमने √16 ले लिया, तो √16 क्या है? 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर जो करेंगे तो दैट इज 1, 2 का जब करते हैं तो कितना होता है? दैट इज 4, 3 का करेंगे तो दैट इज 9, 4 का दैट इज 16, 5 का दैट इज 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो वो कोई भी नंबर अगर रूट में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो दैट इज रेशनल नंबर। वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। √2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 जो देखेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √15 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन √16 क्या है? √16 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये क्या होता है? ये 4 होता है। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लिया हमने दो तरह के नंबर्स को देखा, एक वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो और एक वो नंबर जो रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए कि कोई नंबर क्यूब रूट में हो, क्या हो, कोई नंबर क्यूब रूट में हो, मान लीजिए कोई नंबर क्यूब रूट में हो और वो क्यूब रूट 8 हो, तो क्या इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं? क्लियरली इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका जब ये करेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये नंबर जो होगा दैट इज रेशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर क्यूब रूट में हो और वो परफेक्ट क्यूब हो, क्या हो, परफेक्ट क्यूब, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं होकर कौन सा नंबर बनेगा, वो रेशनल नंबर होगा। तो ये परफेक्ट क्यूब होता क्या है, तो परफेक्ट क्यूब ये होता है 1 का अगर क्यूब करेंगे तो दैट इज 1, 2 का जब क्यूब करते हैं तो कितना बनता है, ये बन जाता है 8, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना बन जाता है, ये 27, 4 का जब करते हैं तो कितना होता है, ये बन जाता है 64, 5 का जब करते हैं तो कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपको 125। ठीक है, चलिए, तो ये नंबर जो होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर क्यूब परफेक्ट क्यूब हो तो वो क्या बनेगा, वो रेशनल बनेगा, वो इरेशनल नहीं बनेगा। तो 3 तरह के नंबर्स को हमने पढ़ा, एक वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन वो इरेशनल नंबर होगा, या फिर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो दैट इज इरेशनल नंबर, या फिर वो नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो वो भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 1.2 में हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ क्या किया, इरेशनल नंबर्स के टाइप्स को जाना कि इरेशनल नंबर कैसे मतलब हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं। लेकिन 1.2 में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन को हम लोग इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी शुरुआत करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके टर्म को, इसके मेथड को समझें और इसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आपको हेल्प डी के हेल्प से करना होगा। उसमें आपको कंपास लगेगा, ठीक है, और पेंसिल, मतलब पूरा जो टूल बॉक्स होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेथड आपको पता होगा तो आई होप उसे आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे रिप्रेजेंट, इसी को लिखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सपोज कि हमको क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, तो उसका इस्तेमाल इस पार्टिकुलर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। देखिए कैसे, जैसे √2 को करना है तो सिंपली सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा कि एक नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन हमने खींच दिया और इसको हम जैसे नंबर लाइन जो खींचते हैं वैसे इसको खींचेंगे। जैसे सिंपली क्या करेंगे, 0 यहाँ रखते हैं और एक यूनिट पर क्या करेंगे, एक यूनिट पे, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो या 1 इंच हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0, इसको मान लेते हैं हम 1, दैट इज 2, दैट इज 3। ठीक है, इधर भी होते हैं ना, -1, -2, और हमको क्या करना है, √2 को करना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, √2 को करना है तो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, यानी 0 से
1 के बीच में एक डिस्टेंस लेते हैं, क्या करते हैं 0 से 1 के बीच में एक यूनिट क्या करते हैं डिस्टेंस लेते हैं, और इस 1 पे क्या करते हैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी एक परपेंडिकुलर डालते हैं, सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं क्या करते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं डालते हैं। तो वो परपेंडिकुलर आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहें तो डी के हेल्प से कर सकते हैं यानी प्रोटेक्टर के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इसको कंपास के हेल्प से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बुक में चूंकि कहीं नहीं है कि कंपास के हेल्प से बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोटेक्टर से इसको खींचेंगे। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया, सीधा लाइन क्या किया परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया कि एक लाइन खींच दिया परपेंडिकुलर। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने क्या रखा, इसको ओ रखा और इसको बी रखा और इसको क्या रखा सी रखा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा जो स्टेप होगा हमारा वो ये स्टेप होगा कि हम एक ये जो यहाँ से यानी ओ से बी तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था 1 यूनिट था। अब हम बी और सी ये जो लाइन है इसमें भी 1 यूनिट लेकर क्या करेंगे कंपास से इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये भी बन गया आपका 1 यूनिट। ठीक है, इसका भी नाम रख लेते हैं, मान लीजिए हमने नाम रख दिया इसका डी। चलिए अब तीसरा जो काम होगा वो ये होगा कि ओ से इस डी को क्या करना है हमको मिला देना है। ओ से क्या किए डी को मिला दिए। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि बी जो था वो 90 डिग्री बना था यहाँ पर, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लिया था। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और ओडी फाइंड आउट करते हैं, ओडी दैट इज ओडी, तो ओडी क्या बनेगा, ओडी हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है हाइपोटेनियस होता है, और ये बेस है और दैट इज परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से कि ओडी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा ओबी के स्क्वायर और बीडी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी ओडी का स्क्वायर क्या होगा ओबी के स्क्वायर और बीडी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास है ओबी कितना है, ओबी 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, और बीडी कितना है, बीडी भी 1 यूनिट है। ठीक है, तो ओडी का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 2। तो सिर्फ ओडी जब करेंगे तो √2 जब है यानी पावर उधर जाएगा स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये √2 बनेगा। ठीक है, तो हमने ओडी क्या किया, ओडी फाइंड आउट कर लिया √2। पर बहुत ध्यान से देखेंगे ये √2 जो है वो ओडी है, पर नंबर लाइन तो नहीं है, ये हमारा बीसी नंबर लाइन थोड़ी है, हमारा नंबर लाइन क्या है, ये नंबर लाइन है ना। तो इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं, क्या करते हैं ओ को हम सेंटर मान लेते हैं और ओडी को क्या करते हैं रेडियस मान लेते हैं, ओडी को क्या करते हैं रेडियस मान लेते हैं, तो क्या ये जितना डिस्टेंस होगा यानी ओडी का, अगर यहीं से हम यहाँ पे डाल दे आर्क एक तो क्या करते हैं यहाँ पे आर्क डाल देते हैं। क्या किया हमने कि इसको मेज़र किया और यहीं से इस पर क्या कर दिया आर्क डाल दिया। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट मिला। तो मैं बोल रहा था कि जितना ओडी है उतना ही ओपी भी होगा। अगर पी हमने इसका नाम रख लिया तो क्योंकि रेडियस जो होते हैं सर्कल के सेम सेंटर से जो रेडियस जो सर्कल बनते हैं उनके जो रेडियस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। यानी अगर ओडी रेडियस है तो ओपी भी क्या बनेगा एक रेडियस बनेगा, और चूंकि सेम सेंटर से बन रहा है तो जितना ओडी का डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा ओपी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि ओडी जो है वो ओपी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सेम रेडियाई है। क्या है सेम रेडियाई है, सेम रेडियाई है। ठीक है, ये रेडियाई क्या है सेम है। ठीक है, चलिए तो ओडी कितना है, ओडी √2 है तो ओपी भी कितना होगा √2 होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा √2, यानी अब हमने क्या कर दिया √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से √2 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हमने √3 का भी करना है, √3 का भी करना है, √5 का भी करना है और
आपको एक और हम करके दे रहे हैं, कितना, √17 का करना है। तो इन तीनों को करते हैं। वैसे सिर्फ एक दिया है आपके एक्सरसाइज में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको और रिवाइज कर रहे हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहला जो काम था वो ये था कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, उस पर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या किया, मार्क कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस था पूरा। उसके बाद हम क्या किए कि एक यूनिट लिए और उस पर क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, 2 काम हो गए। उसके बाद जो हमने परपेंडिकुलर डाला था और जो एक यूनिट लिया था उसको उसी के हिसाब से, जैसे OB हमने क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था, तो BC जब हम एक परपेंडिकुलर डाले तो B से क्या किए, 1 यूनिट पे इसको कट कर दिए। तो हमने क्या मिला, हमें यहाँ पर एक पॉइंट क्या मिला, D मिला। अब इस D को क्या करेंगे हम, O से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो OD बन जाएगा क्या, इस ट्राइंगल का, यानी DBO का हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बनेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमने क्या किया, हाइपोटेनियस हमने फाइंड कर लिया। और चूंकि OD जो है वो नहीं निकालना था हमको क्या करना था, हमको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। तो हमने तो OD फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर क्या किए कि अगर एक, ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेंटर है और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो इस सेंटर से अगर यहाँ का डिस्टेंस √2 होता है तो यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, √2 होगा। यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, √2 ही होगा। और यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, √2 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर सेम हो तो उसके जो रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, चाहे वो कितने भी रेडियस हो, उनका जो लेंथ होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं, √3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो √3 को अगर हम लोग चाहें, √3 को चाहें तो लिख सकते हैं √2 + 1। क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं √2 + 1। यानी अगर हम √2 को रिप्रेजेंट कर दें, यानी √2 को रिप्रेजेंट कर दें, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था, हमने अभी रिप्रेजेंट किया, कितना था, इसको रफ कर रहे हैं ना। OP कितना था हमारा, OP था √2। OP कितना था, OP था √2। अब इसका कोई काम नहीं, हमको सिर्फ इतना इसका काम था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा जो डिस्टेंस है वो कहाँ आया, यहाँ पे मिला। ठीक है, अब यहाँ से P पॉइंट से हमने फिर क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है या फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब इस P पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक यूनिट लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। क्या करें, यहाँ पर हमने कट कर दिया। तो क्या मिला हमको, एक और पॉइंट मिला यहाँ पर, मान लीजिए हमने इसको M रख लिया। ठीक है, अब जो दूसरा काम है उसके बाद क्या करना है कि O से इस M को मिला देना है। O से क्या करना है, इस M पॉइंट को मिला देना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, OP जो है वो √2 है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, और हमने PM कितना लिया, हमने PM 1 यूनिट लिया। तो क्या अब OM फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से। हम लोग P/TH पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे हमको OM का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, OM का स्क्वायर, यानी OM चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो OM का स्क्वायर जो है वो क्या है, OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो OP कितना है, OP हमने क्या लिया था, √2 लिया था, तो √2 का स्क्वायर अब प्लस PM कितना है, PM 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, √2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, √2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 दैट इज 2 2 जा 4, और इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अब प्लस ये 1। चलिए,
ओ एम का स्क्वायर, हमको चाहिए सिर्फ ओ एम। स्क्वायर इक्वल के उधर जाता है तो क्या होता है, ट्रांसपोज जब किया जाता है इसको तो ये बन जाता है आपको रूट। चलिए तो ओ एम कितना है हमारा, √3। बहुत अच्छे, ओ एम हमने क्या कर दिया, √3 निकाल दिया। लेकिन फिर वही बात आई कि हमको क्या करना है, √3 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो हमने फिर वही काम करना है जो √2 के लिए किया था कि OM को क्या करेंगे हम लोग, OM को इस पे हम लोग कंपास रखेंगे और इसको यहाँ से, ठीक है, फिर वही डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आके कट जा रहा है ये, ठीक है। तो चूंकि OM रेडियस होगा, अगर ये सेंटर लेते हैं तो O यहाँ पर भी नाम रख रहे, मान लीजिए S रख दिए, तो OS भी क्या होगा, वो भी एक तरह का रेडियस होगा और दोनों रेडियस सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस का जो सेंटर है दैट इज O है और वो सेम है, ठीक है। तो हमारा S कितना आ गया, हमारा S आ गया √3। हमने क्या किया, √3 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब बचता है √5। √5 को कैसे करेंगे, देखिए अब √5 को जो करने का तरीका है वो ये है कि √5 को अब ऐसा नहीं कि फिर पहले √2 को किए, फिर √3 को करेंगे, √4 को करेंगे, √5 करेंगे, नहीं। अब √5 को देखेंगे नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो √5 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो √5 जो है ये इसको लिख सकते हैं √4 + 1, ठीक है। तो √4 जो है ये तो इसको लिखा जा सकता है ना 2 का स्क्वायर + 1। तो इसका ये मतलब है कि ये किसके बाद होगा, 2 के बाद होगा। यानी जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, एक नंबर लाइन खींचने का होगा और इस पे एक पार्टिकुलर जो है डिस्टेंस रखेंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस। और जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पे रखेंगे इस बार, 2 पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, 2 पे रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला पॉइंट रख दिया 2 पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कितना रखना है हमको, अब यहाँ से हम फिर मेज़र करेंगे, कितना, 1 यूनिट रखेंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रख के हमने 1 यूनिट रखा, यहाँ पे काट दिया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब हमारा ये पॉइंट जो था यहाँ से यहाँ तक का वो कितना था, वो 2 यूनिट था। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अगर नाम रख लेते हैं OBC, तो OC जो निकलेगा, OC का स्क्वायर वो क्या होगा, OC का स्क्वायर जो होगा वो OB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए OB कितना है हमारा, OB कितना है, OB कितना है, OB 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर। और BC कितना है, BC हमने क्या लिया था, 1 लेकर कट किया था तो 1 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से, ये OC का स्क्वायर जो होगा 2 2 जा 4 और 1, यानी OC = कितना होगा, √5। हमको इसी को रिप्रेजेंट करना था ना। उसके बाद वाला स्टेप वही है जैसे हम कर रहे हैं, बस कुछ अलग नहीं है। हमने क्या किया कि इसको मेज़र किया और यहाँ से कंपास रख के इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, ठीक। तो हमारा जो √5 को रिप्रेजेंट करना था उसे हमने आसानी के साथ कर दिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, पार्टिकुलर एक्सरसाइज 1.2 में हमको यही पढ़ना था कि इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, आप इसे आसानी के साथ और भी आगे बता सकते। एक काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये √17, ठीक है, आप ट्राई करेंगे, ठीक। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग प्रोसीड करेंगे।